Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is the second part of the topic Major Literary Ages and Periods. In the first part we have discussed about age of Chaucer. In this part, the second part, we will discuss about the Elizabethan age, which time period is 1558 to 1625. We will discuss in detail about Elizabethan age. So let's start. द एलिजाबेथन एज, जो एलिजाबेथन एज थी उसका टाइम पीरियड था 1558 टू 1625. ये 67 ईयर का एक टाइम पीरियड था एलिजाबेथन एज. द पीरियड ऑफ क्वीन एलिजाबेथन रेन ओवर इंग्लैंड इज़ कॉल्ड द गोल्डन पीरियड. जो एलिजाबेथन का रेन था उसका, जब वो रूल कर रही थी इंग्लैंड पे, उस एज को, उस पीरियड को हम गोल्डन पीरियड के नाम से भी जानते हैं, बुलाते हैं. बोथ द हिस्ट्री ऑफ गोल्डन पीरियड था किसके लिए? द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड के लिए और इंग्लिश लिटरेचर के लिए. ओके. द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथन वन, जो क्वीन एलिजाबेथन वन थी उसका रेन, यानी कि वो कब से कब तक वो गद्दी पे रही थी, वो अपने 1558 टू 1603 तक रही थी वो. मगर एलिजाबेथन एज थी उसको हम 1625 तक मानते हैं. दिस पीरियड इज इक्वली पॉपुलर बोथ एज द एज ऑफ शेक्सपियर एंड द पीरियड ऑफ रिनाइसेंस. जैसे ये एज एलिजाबेथन एज के नाम से भी जानी जाती है और इसी एज को हम और टू नेम से बहुत ही पॉपुलर है, इसको एज ऑफ शेक्सपियर और द पीरियड ऑफ रिनाइसेंस के नाम से भी पॉपुलर है, जाना जाता है इस एज को. एज ऑफ चौसर, जो चौसर थे हमारे, उसका बर्थ हुआ था 1564 और उनकी डेथ हुई थी 1616 को. ये उनका टाइम पीरियड था. देन द इंग्लिश रिनाइसेंस 1520 से लेकर 1620 तक का टाइम पीरियड था. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिजाबेथन एज. अब हम डिस्कस करते हैं एलिजाबेथन एज की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स थी. दिस वॉज अ पीरियड ऑफ अ ग्रेट लिटरेरी क्रिएटिविटी एंड अ प्रोलिफिक राइटिंग. यहाँ हम जानते ही हैं, हमने पहले ऊपर बात कर ही चुके हैं कि इस एज को, एलिजाबेथन एज को गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है. इस एज में लिटरेरी, बहुत ही क्रिएटिविटी, बहुत ग्रेट लिटरेरी वर्क लिखे गए हैं, इस पे प्रोलिफिक राइटिंग लिखी गई है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा आ गई थी लोगों में. Under Elizabethan administration, both the English national life and the English literature reached the very highest point of development. Elizabethan period में, Elizabethan के administration में, इंग्लैंड के लोगों की नेशनल लाइफ में और इंग्लिश लिटरेचर में वो मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे उनकी डेवलपमेंट पहुंच गई थी एलिजाबेथन के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर. इंग्लैंड बिकम अ फेवरेबल कंट्री ड्यूरिंग दिस पीरियड. यानी कि एलिजाबेथन एज में हम देखते हैं इंग्लैंड और कंट्रीज़ के लिए बहुत ही फेवरेट बन गया था, फेवरेबल कंट्री बन गया था फॉर द ग्रोथ and development of both Greek and Italian scholarship and art and literature. तो ये बहुत ही हम कह सकते हैं ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, ग्रीक और इटालियन स्कॉलरशिप के लिए और आर्ट के लिए और लिटरेचर के लिए बहुत ही फेवरेबल कंट्री बन गई थी इंग्लैंड. क्वीन एलिजाबेथ had put all her efforts to bridge the gap between the religiously divided the North Catholic and the South the Protestants of her kingdom. वो क्वीन एलिजाबेथन थी जो बहुत हम जानते हैं, जो हमारा क्रिश्चियनिटी है उसमें भी बहुत ज़्यादा गैप आ गया था. उसको भी दो हम टाइप्स में बट गए थे. वो एक तो थे नॉर्थ वाले कैथोलिक बोला जाते हैं और सेकंड साउथ वाले प्रोटेस्टेंट्स. जो क्वीन एलिजाबेथ ने उसने बहुत सारे एफर्ट्स किए थे इन दोनों में ब्रिज, यानी कि गैप को फिल्ड करने के लिए, इस रिलीजियस डिवाइड को मतलब फिल करने के लिए, ब्रिज करने के लिए नॉर्थ और कैथोलिक और साउथ और प्रोटेस्टेंट को अपने किंगडम में बहुत सारे एफर्ट्स किए थे.
शी फेवर्ड वो द पार्टीज, वो ऐसा नहीं था वो किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करती थी, वो दोनों को इक्वली दोनों के फेवर में थी. Consequently, the Catholic and the Protestants began acting together. तो जब वहाँ के राजा और हम रूलिंग जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ही वो उसको गैप को मतलब उस पर ब्रिज करना चाहता है और उसको फुलफिल्ड करना चाहता है उस गैप को, तो क्या है, तो इससे क्या हुआ, इसके रिजल्ट में क्या हुआ, तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट से वो दोनों इकट्ठे होकर एक्ट करने लगे एज अ ट्रस्टेड काउंसलर ऑफ द ग्रेट सोवर्जियन. तो वो क्या, वो इकट्ठे होके एक बहुत ही अच्छा ट्रस्टेड काउंसलर का काम करने लगे. ओके, विद दिस द माइंड ऑफ मैन वाज फ्रीड फ्रॉम ऑल रिलीजियस फियर्स एंड persecution and a turn to a creative activities. अब देखते हैं जो हमारा मैन का माइंड है वो फ्री था, क्योंकि अब किसी प्रकार की रिलीजियस कोई फियर नहीं था, कोई परसिक्वेशन नहीं था, तो वो जो माइंड था लोगों का वो क्रिएटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया था एलिजाबेथन एज के टाइम ऑफ पीरियड में. द इंक्रीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स, the increase of wealth, the improvement in living, the opportunity for a labor, the new social content, these factors also gave Philip to increase literary activity in the kingdom. हम देखते हैं एलिजाबेथन टाइम पीरियड में क्या हुआ था, टाउन्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, वेल्थ का इंक्रीज हो रहा था, इम्प्रूवमेंट हो रही थी लिविंग स्टाइल में, लोगों के अपॉर्चुनिटी मिल रही थी लोगों को लेबर में, और सोशल कंटेंटमेंट दीज फैक्टर, ये सभी फैक्टर्स इंक्रीज कर रहे थे लिटरेरी एक्टिविटी को किंगडम में एलिजाबेथन एज ऑफ पीरियड में. द इंग्लिश एक्सप्लोरर एंड एडवेंचरर विजिटेड न्यू लैंड्स एंड स्ट्रेंज वर्ल्ड. तो हम देखते हैं इंग्लैंड में बहुत सारे एक्सप्लोरेशंस हुए, एडवेंचर्स हुए, विजिटिंग न्यू लैंड्स एंड अ स्ट्रेंज वर्ल्ड विच इन टर्न अराउज्ड ग्रेट एंथुजियाज्म इन द माइंड्स ऑफ इंग्लिशमैन. तो जब ये बहुत सारे एक्सप्लोरेशन हुए और एडवेंचर्स हुए तो लोगों के मन में मतलब एक एंथुजियाज्म, उत्साह भर गया उनके माइंड्स में. दिस लेड टू द इंक्रीज्ड क्रिएटिविटी एंड इनरिचिंग द लिटरेचर. तो हम देखते हैं इस टाइम ऑफ पीरियड में क्रिएटिविटी और लिटरेचर का बहुत ही इनरिचिंग हुआ था इस टाइम ऑफ पीरियड में. दिस इज द पीरियड ऑफ रिनाइसेंस. रिनाइसेंस मीन्स द रिवाइवल ऑफ लर्निंग एंड इट डिनोट्स इन इट्स अ ब्रॉडेस्ट सेंस ऑफ अ ग्रेजुअल एनलाइटमेंट ऑफ द ह्यूमन माइंड आफ्टर द डार्कनेस ऑफ द मिडल एजेस. तो हम जानते हैं, हमने प्रीवियस हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि रिनाइसेंस, इसको एज ऑफ रिनाइसेंस भी बोला जाता है. रिनाइसेंस का मतलब क्या होता है, रिवाइवल ऑफ लर्निंग. रिवाइवल ऑफ लर्निंग होता है रिनाइसेंस का मतलब. और इसमें हम देखते हैं जो इनलाइटमेंट हुई थी ह्यूमन के माइंड्स में, बहुत ही डार्कनेस के बाद मिडिल एजेस में एक ह्यूमन माइंड डार्कनेस में था, तो एलिजाबेथन एज में एक रिनाइसेंस आया था, एक रीबर्थ हुआ था, रिवाइवल हुई थी लर्निंग की. तो इसलिए इसको एज ऑफ रिनाइसेंस भी बोला जाता है. टू कंक्लूड, इससे हम बोल सकते हैं ये सभी जो ऊपर हमने डिस्कशन की है. टू कंक्लूड, दिस पीरियड हैड seen an unbounded intellectual liberty, the growth of intellectual to a new height, and unprecedented patriotism, peace and comfort all over. हम देखते हैं इस पीरियड में, हम देखते हैं इंटेलेक्चुअल लिबर्टी थी लोगों में, इंटेलिजेंस ग्रो हो रही थी, क्रिएटिविटी कर रहे थे लोग, पैट्रियोटिज्म थी लोगों में, पीस, शांति से और कंफर्ट की लाइफ जी रहे थे. As far as the literary activity is concerned, drama had reached to the highest stage of the development. तो लिटरेरी एक्टिविटी की बात करें तो हम तो ड्रामा जो जॉनर है इसमें बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी एलिजाबेथन के टाइम ऑफ पीरियड में. अब हम डिस्कस करेंगे द मेजर राइटर्स ऑफ एलिजाबेथन पीरियड. एलिजाबेथन पीरियड में कौन कौन से मेजर राइटर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे.
पोइट्स हैं जैसे थॉमस सेक्विल हैं, थॉमस नॉर्टन है, जॉर्ज गैस्कोइग्ने है, एडमंड स्पेंसर है। एडमंड स्पेंसर ये बहुत ही इन्होंने अपना एक स्पेंसेरियन स्टैंजा भी स्टार्टअप किया था, क्रिएट किया था। थॉमस व्याट है, हेनरी हॉवर्ड द अर्ल ऑफ सरे है, द सर फिलिप सिडनी, ये भी एक बहुत ही नोटेड और अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर है। और सैमुअल डेनियल हैं, माइकल ब्राइटन हैं, विलियम शेक्सपियर ये ड्रामाटिस्ट भी थे और पोइट भी थे, और ये तो एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। एलिजाबेथन एज क्यों जाना जाता है? बिकॉज इसकी बहुत ही ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी। और विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी थी, 38 प्लेज एंड 2 नरेटिव लिखे थे। ये इस एज में सबसे ज़्यादा वर्क किया था और सभी ये वर्क बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। ओके, ड्रामाटिस्ट में कौन कौन से इस एज में कौन कौन से ड्रामाटिस्ट थे? बेन जॉनसन था, ये बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट राइटर है। थॉमस मिडल्टन, जॉन वेबस्टर, जॉन फोर्ड, फ्रांसिस बेमंट, जॉन फ्लेक्चर, फिलिप मैसिंगर, थॉमस डेकर, जेम्स शिरलिच, जॉन मैर्स्टन, थॉमस थेवुड। ये क्या है जी? ये प्रोज राइटर थे। हमने पहले डिस्कस किए हैं पोइट्री वाले, यानी कि पोइट्स और ड्रामाटिस्ट। अब ये प्रोज राइटर्स हैं। सर फिलिप सिडनी हैं, फ्रांसिस बेकन है। फ्रांसिस बेकन को द फादर ऑफ इंग्लिश एसेस भी बोला जाता है। रिली हैं, रिचार्ड्स हकलुआर्ट हैं, विलियम वेब है। और है यूनिवर्सिटी विट्स हैं, जो इस पे आपको बहुत ही क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। यूनिवर्सिटी विट्स में कौन कौन से राइटर्स हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और ये एलिजाबेथन एज ऑफ पीरियड में थे और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था, बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट किया था शेक्सपियर की राइटिंग को। तो जॉन लिली हैं, एक ड्रामाटिस्ट भी थे और प्रोज राइटर भी थे। थॉमस काइड ये अपने ड्रामाटिस्ट थे। जॉर्ज पील ये एक ड्रामाटिस्ट थे। थॉमस लॉज ये भी एक ड्रामाटिस्ट थे और प्रोज राइटर थे। रॉबर्ट ग्रीन एक ड्रामाटिस्ट थे और प्रोज राइटर थे। क्रिस्टोफर मार्लो ये एक ड्रामाटिस्ट थे। क्रिस्टोफर मार्लो इज अ very important writer and he is also known as the father of English tragedies. Okay, then थॉमस नैश ये भी एक ड्रामाटिस्ट थे। ये जितने भी हमने डिस्कस किए हैं प्रीवियस 3, ये थॉमस नैश, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लॉज, और हमने डिस्कस किए हैं जॉन लिली, थॉमस काइड एंड जॉर्ज पील, ये सभी यूनिवर्सिटी विट्स में आते हैं। देन आ जाता है हमारे जॉर्ज चैपमैन क्या है? ये इन्होंने पोइट्री भी लिखी थी, ड्रामा कॉमेडी भी लिखी थी और ट्रेजेडी भी लिखी थी। दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। तो हमने आज इसको एलिजाबेथन एज को बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया है, तो आपको पता चलेगा भी आपने कितने ध्यान से सुना है, कितने ध्यान से ये लेक्चर सुना है आपने। तो यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी? हमने डिस्कस किया था, अभी भी डिस्कस करे है हमने। और ये यूनिवर्सिटी विट्स में से है, कोई बताना है आपने, कमेंट सेक्शन में लिखना है आपने। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिनाइंसिस का मतलब क्या है, इसका आपने आंसर देना है। वाई द एलिजाबेथन एज इज़ नॉन एज अ गोल्डन एज? क्यों बोला जाता है एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज? फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट वर द शेक्सपियर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट? शेक्सपियर की क्या ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है? Who is the father of English essays? This is the last question. These are 5 questions you have to answer. So it's all about today's lecture. I hope you have understood, and thanks for watching. Keep on learning and keep on watching. Thanks.